हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 सितंबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेजस्वी मनोज। तो हाल ही में अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर भारतीय मूल की अमेरिकी तेजस्वी मनोज को चुना गया है, जो कि 17 वर्षीय हैं और इन्हें यह सम्मान बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अब टाइम फॉर किड्स तो दरअसल यह बच्चों के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका है। टाइम मैगजीन तो दरअसल यह अमेरिका की पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। 3 मार्च साल 1923 को हैरी लूस और ब्रिटेन हैडन द्वारा इसे स्थापित किया गया था और साथ ही 1923 में ही यह पहली बार प्रकाशित भी हुआ था। साल 2020 से यह द्वि-साप्ताहिक प्रकाशित होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला सवाल है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल जोन। तो दिलीप ट्रॉफी 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक किया गया था और इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा करवाया जाता है और इसमें विजेता रही है सेंट्रल जोन की टीम और इसके कप्तान थे रजत पाटीदार, जबकि उप विजेता रही है साउथ जोन की टीम और इसमें 6 टीमें भाग लेती हैं। ये 6 टीमें कौन सी हैं? तो सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट जोन्स। और सेंट्रल जोन का यह 7वीं बार खिताब है, यानी कि सेंट्रल जोन ने 7वीं बार दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। अब दिलीप ट्रॉफी है क्या? तो दरअसल यह घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत साल 1961-62 में की गई थी, जो कि दिलीप सर विजय सिंह जी के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है और इसमें 6 टीमें भाग लेती हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है देश के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले बेहतरीन और साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर उच्च न्यायालय। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर नियुक्त किए गए हैं, जो कि राज्य के 10वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और इन्होंने केम्पैया सोमाशेखर की जगह ली है, जो कि हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब मणिपुर उच्च न्यायालय तो दरअसल इसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे अभय मनोहर सप्रे। अब मणिपुर उच्च न्यायालय, इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। तो दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय अपनी स्थापना से पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन था, जिसकी एक पीठ मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित थी। इसके बाद भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत एक पीठ बनाई गई और साल 2012 में संसद द्वारा द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एंड अदर रिलेटेड लॉज बिल पारित किया गया और इसके तहत मणिपुर को अपना एक अलग उच्च न्यायालय मिला। इसके बाद 25 मार्च 2013 को औपचारिक तौर पर मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला सवाल है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में उप विजेता रही है। इसका मतलब भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक। तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 तो दरअसल यह साल 2025 में इसका 11वां संस्करण था और इसका आयोजन 5 सितंबर से 14 सितंबर तक किया गया था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो चाइना के हांगझो में और इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा करवाया जाता है और इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था और विजेता रही है चाइना की टीम, यानी कि चाइना ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उप विजेता रही है भारतीय टीम, यानी कि भारत ने रजत पदक जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 63वें।
तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यह IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 69 देश शामिल किए गए थे और इसमें 3 मानकों पर आकलन किया जाता है देशों का। ये 3 मानक कौन से हैं? तो पहला है निवेश एवं विकास, दूसरा है तैयारी और चौथा है आकर्षण। इसमें टॉप 5 देश कौन से रहे हैं? तो पहला है स्विट्जरलैंड, अगला है लग्जमबर्ग, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है हांगकांग और पांचवा है नीदरलैंड। और भारत इसमें कहाँ है इस रैंकिंग में? तो भारत इसमें 63वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 36.06 और साल 2024 में भारत 58वें स्थान पे था। अब IMD तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसकी स्थापना साल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूसिवैक्स विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो हाल ही में भारत द्वारा अपनी पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की गई है जिसका नाम है एडफ्लूसिवैक्स। इसे ICMR के RMRC भुवनेश्वर द्वारा NIMR और साथ ही NII दिल्ली के सहयोग से विकसित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। इस महिला कैंसर उपचार केंद्र का नाम है अपोलो एथना और इसे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव 2025 हाल ही में इसका आयोजन शुरू हुआ है जो कि 17 सितंबर को शुरू हुआ है और यह अगले 14 दिनों तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मणिपुर में। दरअसल यह GI टैग प्राप्त सिराखोंग हथई मिर्च को बढ़ावा देने, साथ ही स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त कराने और साथ ही बाजार तक इसकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन मणिपुर में करवाया जाता है और यह खास तौर से मणिपुर के सिरारा खोंग गांव में ही उगाई जाती है और इसे साल 2022 में GI टैग भी दिया जा चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में कौशल आधारित प्रवासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। तो हाल ही में भारत द्वारा ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर IRCO विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। अब यह है क्या? तो दरअसल यह एक प्रणाली है जो कि अलग अलग देशों में व्यवसायों की पहचान और साथ ही वर्गीकरण को मानकीकरण प्रदान करता है जिससे कि श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कौशल आधारित प्रवासन को बढ़ावा मिलता है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दरअसल भारतीय श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध होंगे और इस समझौते की अवधि है अगले 2 वर्षों के लिए यानी कि सितंबर 2025 से सितंबर 2027 तक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अम्बु करंगल योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा अम्बु करंगल योजना की शुरुआत की गई है जो कि इसकी शुरुआत 15 से 16 सितंबर को राज्य में की गई है और यह थायु मान्यवर कार्यक्रम के तहत इसे लागू किया गया है और इसके पहले चरण में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके की माता पिता नहीं है या फिर इनमें से एक नहीं है या फिर माता पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि दिव्यांग है या फिर जेल में है इत्यादि, तो इन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर प्रति महीने 2000 की राशि दी जाएगी जब तक कि ये बच्चे स्कूल में होंगे या फिर जब तक इनकी आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक। अगला सवाल है, बैराबी सरांग रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो बैराबी सरांग रेलवे लाइन दरअसल हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है जो कि मिजोरम में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में यह बैराबी से सरांग तक स्थित होगा। इसका उद्घाटन 13 सितंबर को किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा और इसकी कुल लंबाई है 51.38 किलोमीटर। इस पे लागत कितनी आई है? तो 8070 करोड़ रुपए और इसे इस
इस रेल लाइन को मंजूरी दी गई थी साल 2008 से 9 में, जबकि इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था साल 2015 में और अभी औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी द्वारा भारत के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, जो कि पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए है। यह अन्वेषण क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारतीय महासागर और साथ ही अरब सागर से लगती है और यह 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में है। और इस पूरे अन्वेषण की अवधि कितनी रहेगी? तो अगले 15 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो पीएमएस नोड्यूल्स में पाए जाने वाले धातुओं जैसे कि तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज आदि की खोज एवं उनका आकलन करना, साथ ही भविष्य के लिए संभव खनन एवं उपयोग के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकल्प तैयार करना। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू। तो फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 4 से 15 सितंबर तक किया गया था, जो कि इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। इसमें महिला वर्ग की विजेता रही हैं भारत की वैशाली रमेश बाबू, जो कि लगातार इन्होंने यह दूसरी बार खिताब जीता है। इससे पहले साल 2023 में भी वैशाली रमेश बाबू ने यह खिताब जीता था और उप विजेता रही हैं कैटरियाना लैग्नो। इसके अलावा ओपन वर्ग में विजेता रहे हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों में अनीश गिरी, जो कि नीदरलैंड के हैं। फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट तो यह है क्या? तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता है और इसका आयोजन फीडे द्वारा करवाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करना। अब फीडे है क्या? तो दरअसल फीडे का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल दे चेस और इसकी स्थापना साल 1924 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है जेन सोना सुमस है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025, दरअसल इसे पढ़ने में हम थोड़ा लेट हो गए थे। इसे पिछले वीक में पढ़ना था, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं। कोई नहीं, तो आज पढ़ लेते हैं। तो दरअसल इसका आयोजन 9 सितंबर से 11 सितंबर तक किया गया था और इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। इसका आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड्स और साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन करवाया गया था। इसमें भागीदारी किनकी रही है? तो बिम्स्टेक देशों के 80 से ज्यादा युवा नेता इसमें शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच प्रदान करना, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग और समावेशिता को बढ़ावा देना। और इसका विषय या फिर थीम था 21वीं सदी के लिए नेतृत्व, समावेशी, विविधता, संवेदनशील और उत्तरदायी। तो अब शॉर्ट में बिम्स्टेक को जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 को की गई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। दरअसल पहले इसका नाम था BISTEC, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन इसके बाद म्यांमार, नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने, तब इसे नाम दिया गया बिम्स्टेक। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 7। ये 7 देश कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। और इसका मुख्य उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ज्ञान भारतम पोर्टल हाल ही में इसे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर इसे लॉन्च किया गया। अब यह है क्या ज्ञान भारतम पोर्टल? तो दरअसल यह केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, साथ ही इन्हें संरक्षित करना और आम लोगों एवं शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना। इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तहत
विकसित किया गया है और साल 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में इस पूरे मिशन के लिए 60 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों की खोज या फिर पहचान करना तथा इनका डिजिटलीकरण करना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो पीएम मित्रा पार्क हाल ही में इसका निर्माण मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया है। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जो कि 2158 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला है। इस पे लागत कितनी आई है? तो 2100 करोड़ रुपए और यह वस्त्र और परिधान उद्योग की योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक, एकीकृत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो लगभग राज्य में 3 लाख रोजगार का सृजन होगा, जिनमें कि 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष तरीके से इनमें शामिल होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के 2 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये 2 स्थल कौन से हैं? तो पहला है आंध्र प्रदेश के तिरुमला जिले में स्थित तिरुमला हिल्स, अगला है एर्रामट्टी डिब्बालू जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। अब यूनेस्को की संभावित सूची, यह होता क्या है? तो दरअसल यह ऐसी सूची होती है जिसमें कि भविष्य में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में जिन स्थलों या फिर धरोहरों को शामिल करने की योजना होती है उन्हें इस सूची में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश की महत्वपूर्ण धरोहरों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी देश की कोई ऐसी धरोहर या फिर स्थल जो कि उस देश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के उद्देश्य से इस सूची में रखा जाता है। और वर्तमान में भारत के 62 से ज्यादा स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं और साथ ही यह भी कि किसी भी देश के धरोहर या फिर स्थल तब तक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि वो यूनेस्को की संभावित सूची में न हो। अगला सवाल है, हाल ही में पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 दरअसल यह 2 वर्षों पे आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी बचाव प्रणालियों, साथ ही गहरे पानी में बचाव अभियानों और अंतर्देशीय समन्वय को बढ़ावा देना। इसका आयोजन 15 सितंबर से किया जा रहा है और यह 25 सितंबर तक चलेगा। कहाँ किया जा रहा है? तो सिंगापुर में। इसमें 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी शामिल है और भारत की तरफ से INS नेस्टार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट इसमें शामिल हो रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वें। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो वीपो के द्वारा और यह इसका 18वां संस्करण था और इसमें 139 देशों को शामिल किया गया है। और इस सूचकांक में आकलन किस आधार पर किया गया है देशों का? तो अनुसंधान और विकास, अगला है बौद्धिक संपदा और दर्जा, अगला है स्टार्टअप्स, अगला है पूंजीवाद निवेश और अगला है तकनीकी और ICT सेवाएं इनमें शामिल है। इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं? अब तो पहला है स्विट्जरलैंड, अगला है स्वीडन, फिर है अमेरिका, चौथे पे है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 5वें पर है सिंगापुर। और भारत इस सूचकांक में कहाँ है? तो 38वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 38.1 और साल 2024 में भारत 39वें स्थान पे था। अब वीपो, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना साल 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और भारत साल 1975 में वीपो का सदस्य बना था। अगला सवाल है, हाल ही में दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स नई दिल्ली।
तो दरअसल हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी कि एम्स नई दिल्ली पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है जिसने की दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो डॉक्टरों और साथ ही मेडिकल छात्रों को जरूरी प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की बजाय अब देश में ही प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। अब दा विंची रोबोटिक सिस्टम यह है क्या? तो दरअसल यह एक सर्जिकल रोबोट है जो कि अलग अलग सर्जरी करने में इसका उपयोग किया जाता है और यह मुश्किल सर्जरी को भी आसान बनाने में मदद करता है और इसे अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव सर्जिकल द्वारा विकसित किया गया है। अब वन लाइनर वाले सवाल देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में आईसीसी द्वारा महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो विल टू विन। अगला है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के पहले वैश्विक परिसर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अगला है, हाल ही में जोनास गहर स्टोयर किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो नॉर्वे के। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आचार्य देवव्रत को, और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में। अगला है, हाल में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। अगला है, हाल में सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो नेपाल की। अगला है, हाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो श्रीनिवास इंजेती। अगला सवाल है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इथियोपिया में। अगला है, हाल ही में बिहार कला पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 52 को, और यह 3 वर्षों के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई सक्षम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया द्वारा, और अल्बानिया यूरोपियन देश है और इसका नाम है, यानी कि एआई सक्षम मंत्री का नाम है डिएला, जिसका अर्थ है सूरज। अगला है, हाल ही में भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में। और अगला है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रदीप कुमार प्रजापति। अगला है, भारत के सबसे बड़े हरित अमोनिया प्रोजेक्ट का विकास किस राज्य में किया जाएगा? तो ओडिशा में। अगला है, हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमित खरे, और साथ ही निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं चंद्रशेखर एस। अगला है, हाल ही में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटका के बेंगलोर में। अगला है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो महिला क्रिकेट में चुनी गई हैं आयरलैंड की महिला क्रिकेटर ओरला प्रेंडरगैस्ट। साथ ही पुरुष क्रिकेट में चुने गए हैं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। अगला है, हाल ही में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, हाल ही में पहले ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई हैं? तो नेपाल की। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो नेपाल द्वारा। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कार्लोस फिलिप जेरामिलो को। अगला है, हाल ही में पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सिंगापुर में। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए प्रायोजक कंपनी के तौर पर किसे चुना गया है? तो अपोलो टायर्स को। अगला है, हाल ही में संन्यास लेने वाले सैमुअल उमटीटी किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रांसीसी फुटबॉलर है। अगला है, शारदा हॉफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो भरतनाट्यम से। और अगला है, 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को। अगला सवाल है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो पाकिस्तान के द्वारा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केरल के कोच्चि में।